हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे हैं। उन्हें मैं आपको भेज दूँगी, उन्हें सेंड कर दूँगी, आप उन्हें कर लेना। वैसे आप करने की कोशिश कर सकते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं ही भेज दूँगी आपको आपका होमवर्क। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिक हो सकते हैं जैसे कि शैवाल और कवक। ठीक, अब बात करते हैं हम सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पे। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, तो इनका कौन सा भाई इनकी कौन सी दुनिया है नहीं जहाँ पर ये रहते हैं। क्या ये हमारे संसार में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, या फिर इनकी कोई अलग दुनिया है, किसी अलग संसार में रहते हैं, अपने अलग अलग घरों में रहते हैं। अब हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो कि एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। उनके शरीर में जितनी भी परिघटनाएं हों जैसे कि श्वसन, पाचन, परिसंचरण, वो सभी एक ही कोशिका के द्वारा संपूर्ण की जाती हैं। बहुकोशिक जीवों में बहुत सारी कोशिकाओं के माध्यम से की जाती हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर तरह की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बर्फ में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले जीवाणु जो केवल वहीं पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो किसी ऐसे स्थान पर आ गए तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे जीवाणु जो कि एकदम गर्म एरिया में रहते हैं तो वो वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें ठंडे क्षेत्र में ले जाएंगे तो वहाँ पर उनका सर्वाइव जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मरुस्थल दलदल में भी ये पाए जाते हैं। मनुष्य में भी जीवाणु, वायरस वगैरह सभी वही प्रवेश कर जाते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि अकेला रह सकता है जबकि इसमें कुछ शैवाल और इसकी जो कि कवक और जो जीवाणु हैं वो सभी किस में रहते हैं, समूह में पाए जाती है। क्योंकि जीवाणु भाई एक कोशिका है लेकिन वही समूह में पाए जाते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह में पाया जाता है। लेकिन अमीबा अकेला ही रह करके हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ उत्पन्न कर सकता है या फिर हमें हानि पहुँचा सकता है। जैसे कि एक रोग मैं बता दूँ आपको, अमीबा के द्वारा दांतों में होने वाला रोग, जिस वो मसूड़े से खून निकलते हैं उसे कहते हैं ना, ऐड में दिखाते हैं टीवी के में, पायरिया हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने हानिकारक हैं। अगर वो लाभदायक हैं तो क्यों हैं, और हानिकारक हैं तो क्यों हैं। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक और जीवों में रोग के कारक होते हैं। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, अब हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए लाभदायक हैं, हमारे मित्र हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में किया जाता है। आपको पता है दूध से दही में जब परिवर्तित होता है तब उससे कौन सा बैक्टीरिया या जीवाणु से परिवर्तित करता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है जो उसे दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा ब्रेड, केक, इनको बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, पिष्टा आदि, इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। पेड़ से कोई पत्ती गिरती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप। पेड़ से कोई पत्ती गिरती है, वो पत्ती धीरे धीरे आप देखते हैं कि पहले तो वो अजीब से कलर में चेंज हो जाती है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, सूख जाती है वो। ठीक है, धीरे धीरे उसका अपघटन स्टार्ट होता है। आपको वो छोटे छोटे जीव जो है उसका अपघटन कौन कर रहे होते हैं, वही कर रहे होते हैं, वही सूक्ष्म जीव कर रहे होते हैं जो कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। बस हमें वो पत्ती दिखाई देती है जिसका अपघटन हो रहा होता है। आपने किसी पदार्थ को सड़ते देखा होगा, गलते देखा होगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई सूक्ष्म जीव ही इनको सड़ा रहे हैं और गला रहे हैं।
और एक हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। हमारे वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित होती है? नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। लेकिन फिर भी प्लांट ही उसको अवशोषित कर सकते हैं, मनुष्य उस नाइट्रोजन गैस को अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भार जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जो प्लांट होते हैं उसको भी डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको स्थिरीकरण के माध्यम से ही ले सकते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? राइजोबियम नाम के जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके प्रोटीन बनाती है, अमीनो अम्ल बनाती हैं और पादप उसे ग्रहण कर लेती है। अब हम पढ़ते हैं कि दही और ब्रेड किस प्रकार से बनाई जाती है। 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जीवाणु जो होते हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों होता है? आपके घरों में भी आपकी मम्मी दही जमाती होंगी, आप देखते होंगे कि उसमें जामुन वगैरह डाल देती हैं, जिसके कारण मतलब थोड़ा सा दही डाल देती हैं दूध में, जिसके कारण वो पूरा जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दही में बहुत ही अनेक यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। यह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। आप समझ सकते हैं कि भाई जीवाणुओं की जनन क्षमता कितनी तीव्र है। वो एक ही रात में इतनी ज़्यादा मात्रा में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बना लेते हैं, जिससे के कारण पूरा की पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। सूजी, इडली और भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। ठीक है, आप इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तब उन सब में आप क्या डालते हैं? दही डालते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। आप खमीर उठाते हैं, भटूरा बनाने के लिए आप मैदा को मार के रख देते हैं दही में, जिसके कारण वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती हैं, वो क्या करते हैं? आटे में किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं, जिससे कि उनमें वो कैसे हो जाते हैं? उनमें खमीर आ जाता है और इडली और डोसा हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। भाई मुझे तो बहुत पसंद है इडली डोसा, आपको भी पसंद होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए, क्रियाकलाप है। एक बर्तन में आधे किलोग्राम आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाते हैं। हमने एक बर्तन ले लिया, उसमें हमने आधे किलोग्राम आटा ले लिया और मैदा ले लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और उसे गरम जल से उसे मिलाते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लेते हैं। आप 2 घंटे के बाद क्या देखते हैं? क्या वो गुथे हुए मैदे का जो आटा था वह उठा हुआ पाया? बिल्कुल। अब उसमें खमीर उत्पन्न हो गई है। ईस्ट क्या करती हैं? ईस्ट जो होती हैं वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है कि भाई वो बहुत तेजी से उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। जनन की प्रक्रिया होने के कारण उसमें जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है श्वसन के दौरान। उनके गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। अब वो क्या करते हैं? मैदे के आयतन को बढ़ा दे देंगे। कौन? गैस के बुलबुले। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। इसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? ये ईस्ट पाउडर के माध्यम से बनाए जाते हैं। इससे खमीर बनाया जाता है। मैंने आपको समझा ही दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादित होने से ऐसा होता है, जिसके कारण गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग किस तरीके से, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई अल्कोहल, शराब वगैरह बनाई जाती है सूक्ष्म जीवों से, तो बड़े पैमाने पर हम उनका किस तरीके से उपयोग करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो कि गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट के द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भर लेते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालते हैं। बीकर ले लिया, उसमें पानी भर दिया और 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी। अब इसमें हम आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक करके रख देते हैं।
अब इस विलयन को सूंघ कर देखिए। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। यानी कि ये क्या कार्य करता है, ईस्ट क्या कार्य करता है, ये जो सूक्ष्म जीव होती हैं वो चीनी यानी कि शर्करा के साथ क्रिया करके उस शर्करा को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, ये अल्कोहल में परिवर्तित कर रहे हैं। तो जब आप उसमें ईस्ट एक से 2 चम्मच आप में ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, जब उसे ढक के रख देते हैं, बाद में आप उसकी सुगंध को सूंघते हैं, तब आप उसको बिल्कुल अल्कोहल जैसी खुशबू उसमें आपको आने लगती है, गंध उसमें आने लगती है। और ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो चीनी थी यानी कि शर्करा थी वो किस में परिवर्तित हो गई, अल्कोहल में परिवर्तित हो गई। किसके माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की है प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कुछ कि भाई किण्वन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। सबसे पहले किण्वन की खोज 1857 में लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। इनके औषधीय उपयोग क्या है भाई, जब भी हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन नाम के बैक्टीरिया या फिर सूक्ष्म जीव के द्वारा उसे बनाया जाता है। या फिर कोई भी एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक के हिंदी में प्रतिजैविक भी कहते हैं, उसकी गोली या फिर कैप्सूल आपको दे देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। पेनिसिलिन कैसे जीवाणु होते हैं, ये किसी भी हमारे शरीर में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह आते हैं या फिर सूक्ष्म जीव आते हैं, उन सबको ये मार गिराते हैं और हमको रोगों से दूर रखते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है। आप जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं उन सब में एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपके शरीर में ये मतलब जो रोग हैं वो ना बढ़े। तो इसके लिए कौन कौन से अन्य हैं जो कि जीवाणु के द्वारा बनाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक हैं जिन्हें हम कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित कर रहे हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, हम किसी स्पेशल सूक्ष्म जीव को इसके लिए चुनते हैं कि भाई उस सूक्ष्म जीव में ये गुण होने चाहिए कि वे अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के साथ लड़ सकें। तो उनके द्वारा जो एंटीबायोटिक बनाई जा रही है, प्रतिजैविक दवा बनाई जा रही है, उसे हम कहते हैं प्रतिजैविक जो दवा एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं वो। ठीक है, इन सब का उपयोग हम अपने शरीर में मतलब लेते हैं जब हम भी बीमार होते हैं। ये सभी क्या कार्य करते हैं, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो किसी विशिष्ट सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन हम करते हैं जिससे अन्य रोगों चिकित्सा का उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धक पर प्रयोग कर रहे थे। संवर्धन यानी अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। अब वो संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि वही जब प्लेट पर ग्रीन कलर की फफूंद के छोटे छोटे स्पर्म्स आ गए हैं, वहाँ पर बीजाणु आ गए हैं। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं और तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से उन्होंने पेनिसिलिन नामक एक दवा बनाई। फफूंद यानी कि कवक। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाते हैं, क्योंकि भाई जो भी पशुपालन करते हैं जैसे कि मुर्गी पालन है, मछली पालन है, तो उनके शरीर में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रवेश ना करें, उन्हें किसी भी प्रकार से वो रोगों से ग्रसित ना हो। इसके लिए उनके शरीर में, उनके भोजन में एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, इसके कारण वो रोगों से ग्रसित ना हो, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है और इन्हें कुछ पौधों के
नियंत्रण, रोग नियंत्रण में भी क्या जाता है, उन्हें इंजेक्ट किया जाता है या फिर छिड़काव में उन पर डाला जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए और उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपको उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह इतनी प्रभावी नहीं होगी। इसलिए आपको बिना बेवजह कभी भी एंटीबायोटिक्स दवाइयों का यूज़ अपने शरीर में नहीं करना चाहिए, वरना वो एक बार तो वो आपके शरीर में प्रभावी होगी, लेकिन आप बाद में अगर बीमार होती हैं तो वो आपके शरीर में उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अलावा अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है क्योंकि यह रोग विषाणु के द्वारा होते हैं, ये किसी जीवाणु या फिर कवक के द्वारा होने वाले रोग नहीं है। जबकि एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाई गई थी, कवक और जीवाणु के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए सर्दी जुकाम और फ्लू में ये बिल्कुल भी कार्यरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप अपने चैप्टर को यहीं तक पढ़िए, स्टडी कीजिए। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी, आप उन्हें कर लेना होमवर्क, और समय पर स्कूल में आकर अपना होमवर्क चेक कराएं। आप स्कूल में 9 से 11:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं अपनी कॉपी चेक कराने के लिए। धन्यवाद।